ममता और उसकी बहू कविता की आपस में बहुत बनती थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। कविता अपनी सास की सारी बातें मानती थी, लेकिन जहाँ तक बात ममता की बहन विनीता की थी, वो अपनी सास की एक भी नहीं सुनती थी और दोनों की बहस होने लगती थी। एक दिन सुबह के समय ममता और उसका बेटा राजेश बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी कविता उन सब के लिए हलवा लेकर आती है, जिसको देखकर ममता बोलती है, बहू, तूने हलवा बनाकर बहुत अच्छा किया। मेरा बड़े दिनों से हलवा खाने का मन कर रहा था। बाजी, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। वो तो मैं जानती हूँ बहू, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, तभी तेरे जैसी बहू मिली है मुझे। माँ जी, कर्म तो मैंने भी बहुत अच्छे करे होंगे, तभी तो मुझे भी आप जैसी इतनी अच्छी सास मिली है, वरना आज के जमाने में इतना प्यार करने वाली सास कहाँ ही मिलती है। अगर आप दोनों का एक दूसरे की तारीफ करना अगर हो गया हो तो मुझे आराम से बैठ के हलवा खाने दीजिए। हाँ तो खा ना, तुझे खाने के लिए किसने मना किया है? तू तो पहले ही हम दोनों सास बहू को खुश देखकर बहुत जलता है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बल्कि मैं तो आप दोनों को खुश देखकर खुद भी खुश हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, तभी जब हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो तू बीच में बोल पड़ता है। बिल्कुल सही बोला आपने माँ जी, इन्हें हम एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। अरे देवियों, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आप दोनों के बीच में बोल दिया। आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। आप दोनों को एक दूसरे की जितनी तारीफ करनी है आप करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो कहता हूँ अगरबत्ती दिखानी है वो भी दिखा लो, मैं तब भी कुछ नहीं बोलूंगा। बस मुझे आराम से बैठ के हलवा खाने दो। राजेश इतना कहकर कविता के हाथों से हलवे की कटोरी लेकर आराम से बैठकर खाने लगता है। तभी ममता की बहन विनीता का कॉल आता है। ममता कॉल उठाकर बोलती है, हाँ छोटी, बता कैसी है तू? आज कैसे अपनी बड़ी बहन को याद कर लिया तूने? दीदी, आपने ऐसा मत बोलो, दिन रात तो आप ही को याद करती हो। वो बात तो और है कि आपको कॉल ही नहीं कर पाती। अरे मैं मजाक कर रही थी, बता कैसे फोन किया तूने? दीदी, मैं अपने घर पे ना छोटी सी पूजा रख रही हूँ, आप लोगों को समय हो तो आप आ जाना, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था कि आप जरूर आना। हाँ, उसकी दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग समय से आ जाएंगे। और कुछ? दीदी, बहू को ना जरूर लेके आना, उसके बिना ना मन ही नहीं लगता। वो आएगी ना तो अच्छा लगेगा। ना जाने कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। अब तुमने बोला है तो जरूर लेकर आऊंगी। आज तक मैंने तेरी कोई बात काटी है जो आज काटूंगी? मुझे पता था दीदी, आप यही कहोगी। चलिए दीदी, मैं फोन रखती हूँ, कल आप लोग समय से आ जाइएगा। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ममता इतना कहकर कॉल रख देती है और जैसे ही अपनी बहू को अपनी बहन की कही हुई बात बताने चलती है, उससे पहले कविता उसकी बात को काटते हुए बोलती है, माँ जी प्लीज, अब आप ये मत बोलना कि मौसी जी ने हमें अपने घर पर बुलाया है। बहू, तुझे कैसे पता चला कि मैं तुझे यही बोलने वाली थी? तेरे कान तो बहुत तेज हैं। माँ जी, मेरे कान तेज नहीं है, मैंने आपके बात करने के तरीके से पता लगा लिया कि आप उनके घर जाने की बात कर रही हैं। और अगर सच में ऐसा है तो आप इस बात को भूल ही जाइए कि मैं आपके साथ उनके घर जाऊंगी। तुझे मेरी बहन के घर जाने में क्या परेशानी है? तू मुझे पहले ये बताओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अपनी बहू और आपकी बहू में बहुत भेदभाव करती है। मेरे वहाँ पहुँचते ही वो अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है और मुझसे बोलती है आज से रसोई बहू की। जब मुझे वहाँ जाके भी यही काम है तो मैं अपने घर में ही रह लूँ, इससे अच्छा। बहू, तू गलत समझ रही है, मेरी बात तो सुन एक बार। राजेश, एक बार तू भी बहू को समझाने की कोशिश कर। माँ, मैं औरतों के बीच में अब क्या ही बोलूँ। आप दोनों सास बहू हो और एक दूसरे की बुराई सुन नहीं सकती हो। अगर मैं बीच में कुछ बोलूँगा तो उल्टा मुझे सुनना पड़ जाएगा। इसलिए एक काम करता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो रही है, ऑफिस जाता हूँ। राजेश इतना कहकर ऑफिस चला जाता है और कविता भी वहाँ से चली जाती है। ममता सोच में पड़ जाती है कि अब वो अपनी बहू को कैसे लेकर जाए अपनी बहन के घर। तभी उसे एक तरकीब याद आती है और वो थोड़ी देर बाद अपनी बहू के पास जाती है और बोलती है, बहू, अगर तू मेरे साथ मेरी बहन के घर जाती है तो मैं तुझे तेरी पसंद की महंगी वाली साड़ी दिलवाऊंगी जो तुझे बहुत पसंद है। आप सच बोल रही है माँ जी, कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रही ना? नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, बल्कि एक नहीं 2 दिलवाऊंगी। माँ जी, लेकिन आप एक वादा करो,
कि अगर वहाँ पहुँचने के बाद आपकी बहन ने मुझे बोला कि आज से रसोई बहू की, तो आप साफ मना कर देंगी कि नहीं, मेरी बहू काम नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, मना कर दूंगी, लेकिन अब तैयार हो जा। तैयार तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन रास्ते में साड़ी लेकर तभी जाऊंगी मैं मौसी के घर पे। हाँ ठीक है, दिलवा दूंगी, लेकिन पहले चल तो सही। ममता जैसे तैसे करके अपनी बहू को अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार कर लेती है और थोड़ी देर बाद अपनी बहू के साथ अपनी बहन के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में अपनी बहू को एक साड़ी वाली दुकान पर ले जाती है और उससे साड़ी दिलवाती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू विनीता के घर पहुंचती हैं और देखती हैं पूजा शुरू हो गई है। वो दोनों पूजा में शामिल होती हैं। पूजा खत्म होने के बाद विनीता कविता को रसोई में लेकर जाती है और बोलती है, बहू, आज से रसोई ये तेरी। जब तक तू यहाँ पर है ना, तब तक तू जो बनाएगी, जो खिलाएगी, हम खा लेंगे चुपचाप। छोटी, लेकिन तेरी बहू कहाँ है? हम जब भी आते हैं तेरी बहू गायब हो जाती है। दीदी, वो बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, इसलिए उसे जाना पड़ गया। छोटी, तेरा हर बार का यही बहाना है। तू कहीं जानकर अपनी बहू को गायब तो नहीं करती? हाय दीदी, कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे आपकी बहू से कोई दुश्मनी थोड़ी है दीदी। जैसी आपकी बहू वैसी मेरी बहू। बहू हमारी ही तो है। और वो रसोई में काम नहीं करना चाहती ना, तो ना ही सही, मैं कर लूंगी दीदी। मैं खाना बनाऊंगी, बड़ी बात थोड़ी है। नहीं मौसी जी, घर में बहू के होते हुए आप रसोई में कैसे जाएंगी? और आप काम करें, अच्छा नहीं लगेगा। कविता इतना कहकर खाना बनाने में लग जाती है और जितने दिन वहाँ रहती वहीं घर का रसोई का सारा काम करती है, जो चीज़ उसकी सास को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो अपनी बहू के प्रति कुछ नहीं बोल पाती है। दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने घर आ जाती है। तभी कविता बोलती है, माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बहन आपकी बहू को नौकरानी और अपनी बहू को बहू रानी समझती है। तभी जैसे ही हम पहुँचते हैं वो अपनी बहू को गायब कर देती है और मुझे अपनी रसोई दे देती है। अगर ये एक बार हो तो समझ में भी आता है, लेकिन ये इत्तेफाक तो उनके साथ अक्सर होता है। तो तू उन्हें मना क्यों नहीं कर देती? मना कर दिया कर, उन्हें बोल दिया कर कि मौसी जी आप अपनी रसोई खुद संभालिए। माँ जी, बात वहाँ आपकी इज्जत की आ जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, वरना मैं तो एक बार में ही मना कर दूँ। बहू, तो तुझे क्या लगता है कि मेरी बहन ये सब जानबूझ के करती है? मुझे तो पूरा विश्वास है माँ जी कि जब उन्हें अपनी बहू को आराम देना होता है और खुद भी बैठकर खाना होता है, तो वो यही ट्रिक अपनाती है। अगर ऐसी बात है तब तो पता करना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन कैसे? माँ जी, एक काम करते हैं, एक बार हम दोनों उनको बिना बताए जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा उनके बुलाने पर ही जाते हैं, ना कि अपनी मर्जी से। तब तक वो अपनी बहू को भगा देती हैं। तू सही कह रही है। अब हम जब भी जाएंगे ना, बिना बताए ही जाएंगे। अपना शक दूर करने के लिए कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू विनीता को बिना बताए ही उसके घर पहुंच जाती है और देखती हैं दोनों सास बहू आराम से बैठकर चाय पी रही होती हैं। विनीता जैसे ही अपनी बहन और बहू को देखती है वो हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। जैसे तैसे शाम होती है और विनीता की बहू अपना बैग तैयार करके अपने मायके जाने लगती है। तभी विनीता उसे रोकते हुए बोलती है, अरे बहू रुक जा, तू कहाँ मायके जा रही है? अरे दीदी और उसकी बहू को पता चल गया ना कि उनके आने से पहले तुझे मैं मायके भेज देती हूँ कि सारा काम दीदी की बहू करे, ताकि तुझे और मुझे आराम मिल सके। मेरी बहू कोई नौकरानी नहीं है, इसलिए अब वो जब भी यहाँ पर आएगी तो तेरी रसोई का सारा काम तेरी बहू करेगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी बहू नहीं आएगी। बहू चल यहाँ से। ममता अपनी बहू को लेकर वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से जब भी ममता अपनी बहू के साथ विनीता के घर आती, अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, बल्कि आराम से दोनों सास बहू बैठकर हुक्म चलाती थी। उमेश बहुत ही सीधा लड़का था, जो कि अपनी माँ सुजाता और पत्नी नेहा के साथ रहता था। उमेश जितना सीधा था, उसकी पत्नी उतनी ही चतुर और चालाक थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो आप? जरा सुनिए। बोलिए जी, क्या कहना है आपको? आप मुझे आप बोल रहे हो? इतनी इज्जत, क्या बात है? क्यों, इज्जत तुम्हें हजम नहीं होती क्या? अब आपने सही बोला, आपके मुंह से आप अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना जल्दी बोलो।
मुझे थोड़े पैसे चाहिए। बहुत दिनों से घर में बैठी हूँ ना, कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है मेरा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, पिछले हफ्ते ही तो घूमने गई थी तुम। अरे पूरे 6 दिन हो गए मुझे घर में पड़े, मुझे बाहर जाना है। मुझे 6 साल हो गए हैं, घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। ना तो मैं बोर होता हूँ और ना ही मेरा बाहर जाने का मन करता है। आपका नहीं करता होगा, लेकिन मेरा तो करता है। मुझे पैसे दीजिए, मैं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? अब यही समय आ गया है कि आपसे पैसे लेने के लिए मुझे आपकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें बाहर जाना है और माँ को भी डॉक्टर के पास जाना है, तो एक काम करो, तुम माँ को साथ लेके चली जाओ। उन्हें अस्पताल ले जाके छोड़ देना, और हाँ, जब उनका चेकअप हो जाए ना तो उन्हें वापस भी लेती आना, और तब तक तुम घूम भी लेना। आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा घूमने का कोई समय नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। माँ जी को लेकर जाऊंगी ना तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दूंगा। ठीक है, मत दीजिए। मैं जा रही हूँ अपनी माँ को फोन करने, तब आपको पता चलेगा। मैं उन्हें बोल दूंगी कि आप मुझे बहुत परेशान करते हो, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो। अच्छा, करो करो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। और हाँ, स्पीकर पे रखना, मैं भी तो सुनो सासू माँ क्या बोलती है। जी बिल्कुल, आप देखो आज आपको कितना सुनना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको नहीं बचाया या आपकी इज्जत नहीं रखी आपके ससुराल में। लगता है भूल जाती है कि इसके ससुराल वाले मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक वो इसके मायके वाले क्यों ना हो, लेकिन दामाद तो मैं ही हूँ। ओके ओके, नहीं बोलूंगा, करो। उमेश की बात सुनकर नेहा जोश में आकर अपनी माँ कविता को फोन मिला देती है। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हो आप? मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी माँ। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? याद तो मैं तुझे ही कर रही थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे ना एक बात कहनी है। तू अपनी बात बाद में कह लेना, मुझे पहले ये बता, तू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है कि नहीं? अपनी सास और पति का ध्यान रखती है कि नहीं? माँ, आप मेरी माँ हो या उनकी? जब देखो हमेशा उन्हीं के बारे में पूछती रहती हो। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा मत बोलना। बेशक तू मेरी बेटी है, लेकिन मेरा दामाद भी मेरे बेटे से कम नहीं है। मैं तुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। एक काम करो, तो फिर आप उसी से बात करो। मुझसे बात करने की क्या ही जरूरत है आपको? तुझे बात नहीं करनी है तो मैं भी तुझसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ कि अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखा कर, वरना अगर मुझे वहाँ से तेरी एक भी शिकायत मिली ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी और भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है और तेरी शादी हो गई है। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा गुस्से में फोन रखकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास के हाथों से झाड़ू लेकर खुद लगाने लगती है। तभी सुजाता उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, आज तू झाड़ू लगाने आई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप जाकर बैठिए, मैं लगा देती हूँ। रहने दे बहू, तुझसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। तू समय से नीचे आ गई कमरे से, वही बड़ी बात है। नहीं माँ, झाड़ू मैं ही लगाऊंगी, आप बैठिए। मुझे बिना बात के कलेश नहीं चाहिए घर में। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ माँ, आप चिंता मत करो, आज सारा काम यही करेगी। ऐसा क्या हो गया जो बहू सारा काम करने के लिए तैयार हो गई? माँ, मैडम जी ने मेरी शिकायत करने के लिए मेरे ससुराल वालों को फोन लगाया था। ये कुछ बोलती उससे पहले इसकी मम्मी ने इसे ही सुना दिया। ये काम नहीं करती, इस शक पे से इतना सुनाया है। सोचो, अगर मैंने सच में इसकी मम्मी को बता दिया कि उनकी लड़की 10 बजे उठती है और खुद एक गिलास पानी तक नहीं लेती, काम तो करना दूर की बात है, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो मेरी माँ है, मुझसे बहुत प्यार करती है। लगता है तुमने लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनी नहीं थी। अरे उन्होंने कहा था कि मैं अपने दामाद से अपने बेटे की तरफ प्यार करती हूँ। अगर भरोसा ना हो तो मैं दोबारा उन्हें फोन करके सच बता दूं? नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगी। ओके ओके, पहले घर का सारा काम खत्म करो, उसके बाद माँ को ना अस्पताल लेके जाओ। ठीक है, मैं सब कर लूंगी, बस माँ को कुछ मत बोलना, वरना वो मेरा भरता बना देंगी। माँ जी, आप जाके तैयार हो जाइए, मैं काम खत्म करके आती हूँ। नेहा इतना कहकर अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी सुजाता उससे बोलती है, बहू, मेरा नंबर आने में टाइम है, तब तक तू जाके मार्केट में शॉपिंग कर ले। मुझे उमेश ने पैसे दिए थे तुझे देने के लिए, तू सुबह से मांग रही थी ना। जाने दीजिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं ठीक हूँ।
बहू तू उमेश की बातों को दिल से मत लगा। मैं हूं ना तेरे साथ। वो भी सिर्फ तुझे चिढ़ा रहा था। वो तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेगा। माना तू थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन समय के साथ सुधर जाएगी, मुझे विश्वास है। माँ जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बुराई? बहू, ना मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ और ना ही बुराई कर रही हूँ। मैं तो बस तुझे तेरी आदत के बारे में बता रही हूँ, और किसी को कुछ बोलने का फायदा भी क्या है। तू अच्छी है या बुरी है, रहना तो तुझे हमारे साथ ही है। आप सच बोल रही हो ना माँ जी? आप लोग मेरी माँ को कुछ नहीं बोलोगे ना? नहीं बहू, हम तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तेरी माँ अपने दामाद को प्यार करती है तो मैं भी अपनी बहू को प्यार करती हूँ। ठीक है माँ जी, फिर पैसे दीजिए, मैं मार्केट होकर आती हूँ। सुजाता नेहा को पैसे दे देती है। नेहा भी पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और मार्केट के लिए चली जाती है। वह शॉप पर अच्छी अच्छी चीजें देख ही रही होती है। तभी एक अनिकेत नाम का लड़का पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जो कि और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड होता है। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? तुम्हें खोने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने क्या खोया। देखो, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, इसलिए मुझसे तो तुम दूर ही रहो। नेहा, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो? पहले तो तुम मुझ पर जान दिया करती थी, आज ऐसे बोल रही हो जैसे कि जानती नहीं हो। हाँ, नहीं जानती हूँ। मैं ऐसे इंसान को जानकर करूँगी भी क्या जिसे रिश्ते निभाना आता ही नहीं है, जो एक नंबर का डरपोक इंसान है। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस उस टाइम तुमने शादी के लिए अचानक बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो गई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे भूल जाओ, वही अच्छी बात है। वरना अगर मेरी माँ को पता चला ना तो वो मुझे जान से मार देंगी। मैं अपने ससुराल में ना बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे बिना आज भी नहीं रह सकता, मुझे पता है तुम मुझे आज भी नहीं भूली हो। अनिकेत को नेहा का हाथ पकड़े उसकी माँ कविता देख लेती है, जो कि उसे मार्केट में शॉपिंग करने आई होती है, जहाँ नेहा आई थी। दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाती है और अनिकेत को थप्पड़ मारकर नेहा का हाथ छुड़वाकर अपने साथ घर ले आती है और अपने दामाद को फोन करके अपने घर बुलाती है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो। माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो है। मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो खुद मेरे पीछे आया था। मैं तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। बेटा, मुझे इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। तुम बताओ मुझे, क्या तुमने कभी इसे किसी लड़के से बात करते हुए देखा है? अगर मैंने तुम्हारी माँ को झूठ में भी हाँ बोल दिया तो वो तुम्हारा क्या करेंगी? सोचो सोचो। अभी माँ बहुत गुस्से में है, मजाक मत करो प्लीज। बोलो बेटा, चुप क्यों हो? नहीं मम्मी जी, मैंने कभी नेहा को किसी से बात करते हुए नहीं देखा। उमेश की बात सुनकर कविता का गुस्सा शांत हो जाता है और उस दिन के बाद से नेहा अपने पति की कही हुई सारी बातें मानना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि हमेशा उसके घर में उससे ज्यादा उसके पति की ही चलने वाली है। माधुरी को तीखा खाना बहुत पसंद था। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास सुलोचना और चाची सास सुनीता बाहर से घर आती हैं और सुलोचना माधुरी को रोकते हुए बोलती है, बहू कहाँ जा रही है तू? देख तेरी चाची सास आई हैं, इनके लिए कुछ खाना ले आ। जी माँ जी, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, कुछ अच्छा बना लियो ताकि तेरी चाची बार बार आए और तेरे हाथ का खाना खाएं। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। आज मैं चाची जी को ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगी ना कि चाची जी कभी नहीं भूल पाएंगी। वो तो मैं जानती ही हूँ बहू कि तेरे हाथ में जादू है, लेकिन ऐसा कुछ मत बना दियो कि तेरी इज्जत बनने की जगह बिगड़ जाए। बिल्कुल माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, इतनी दूर से आई हूँ, पहले नहा धो लूं, उसके बाद कुछ खाऊंगी। जी चाची जी, आप नहा धोकर आइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माधुरी रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सुलोचना और सुनीता खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और माधुरी उनके लिए खाना लेकर आती है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। क्या मस्त खाना बनाया है तूने, जो देखने में इतना अच्छा है और खाने में कितना अच्छा होगा।
सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चाची जी तारीफ बाद में कर लेना, पहले खाकर तो देखिए, तभी तो पता चलेगा कि जैसा दिख रहा है वैसा स्वाद है भी या नहीं। लगता है आपको भी सब्जी पूरी ज्यादा ही पसंद है। हाँ बहू, मुझे सब्जी पूरी पसंद है। अगर मुझे रोज आलू पूरी खाने को मिले तो मैं रोज खाऊं। तो फिर देर क्यों कर रही है सुनीता? जल्दी से खाना शुरू कर। क्यों ठंडा कर रही है अपनी पसंद का खाना? बिल्कुल खाऊंगी जेठानी जी, बहू ने इतने प्यार से जो बनाया है। अरे क्या हुआ चाची जी, आप खाते खाते उठ क्यों गई? अभी तो आपको पूरी सब्जी और खानी है। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। ये सब्जी पूरी नहीं बल्कि जहर है, जहर। कितनी मिर्ची है इसमें। क्या? ये क्या बोल रही है सुनीता तू? सब्जी में स्वाद नहीं है क्या? मैं सच बोल रही हूँ जेठानी जी। स्वाद तो जब पता चलेगा ना, जब मैं इसे खा पाऊंगी। ये सब्जी पूरी नहीं बल्कि मिर्ची भरी सब्जी पूरी है। मुझे कुछ मीठा खाने को दो वरना मेरी जान चली जाएगी। अच्छा तू शांत हो जा और मेरे साथ चल, मैं अभी तुझे कुछ मीठा देती हूँ। सुलोचना सुनीता को लेकर रसोई में जाती है और फ्रिज से मिठाई निकाल कर देती है। ले सुनीता, तू इसे खा ले। इससे तेरे मुंह का तीखापन ठीक हो जाएगा और तुझे आराम भी मिलेगा। माफ करना चाची जी, मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा पसंद नहीं है। आप इतना परेशान हो जाएंगी। बहू, ये खाना तीखा नहीं बल्कि जहर है। आपको तो पता था कि मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, तो कम से कम आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए। चाची जी, माँ जी की गलती नहीं है। माँ जी ने मुझे पहले ही सबकी पसंद नापसंद के बारे में बताया था, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे तीखा खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझसे गलती से ज्यादा मिर्ची हो गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मिर्ची में अपना हाथ थोड़ा कम उठाया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में ही नहीं आती। माँ जी, मैंने रोज से तो कम ही मिर्ची डाली थी। अब मुझे ये थोड़ी ना पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाइए और चलकर खाना खा लीजिए। बहू, मैं तो तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू अभी यहाँ से जा, हमें कुछ नहीं खाना। माधुरी वहाँ से चली जाती है। माधुरी के ससुराल वाले उसके तीखे खाने की आदत से बहुत परेशान थे, क्योंकि हर रोज तीखा खाना खाने की वजह से आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहती। एक दिन उसका पति रुपेश अपना पेट पकड़े अपने कमरे से बाहर आता है और माधुरी से बोलता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दो, लेकिन हाँ तीखा कम रखना। ठीक है रुपेश जी, नहीं बनाऊंगी तीखा। सभी लोग मेरे तीखे खाने के पीछे पड़े रहते हो। अरे तुम खाना बनाती इतना तीखा हो ना कि ना चाहते हुए बोलना पड़ जाता है। मैं तीखा नहीं बल्कि चटपटा बनाती हूँ, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है, तुम जो बना के लाओगी मैं चुपचाप खा लूंगा, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख से। जाती हूँ जी, आप तो बच्चों की तरह पीछे ही पड़ गए हो। माधुरी रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद आलू की सब्जी और जीरे वाले पराठे लेकर अपने कमरे में आती है। देखिए रुपेश जी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आलू की सब्जी और जीरे वाले पराठे। लाओ लाओ जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे क्या हुआ जी, आप खड़े क्यों हो गए? अब क्या खड़े होकर खाना खाओगे? मैं खाना खाने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि हाथ धोने जा रहा हूँ मैं। आपको तो बहुत तेज भूख लगी थी, अब जब मैंने बना दिया तो आपको खाना ही नहीं है। तुम्हें पता भी है कितना तीखा ही है? अरे खाते ही मेरी जान निकल गई। तुम्हें कहा था ना तीखा मत बनाना। अरे इतना तीखा कौन बनाता है यार? मैंने तुम्हें बोल के ही गलती कर दी। क्या हुआ बेटा? माँ बहुत भूख लगी थी, इसको कहा कि खाना ले आओ। अरे खाने में इतनी मिर्ची भर के लाई कि मेरा मुंह अभी तक चल रहा है। इससे कभी कम मिर्च वाला खाना बना है जो आज बनेगा? तू रुक, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। रहने दो माँ, वैसे भी अब मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मैं बाहर जाना जूस पीने के लिए, ताकि मुझे राहत मिले। रुपेश कमरे से चला जाता है, जिसके बाद सुलोचना भी अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में खुद से बोलती है, अब बहू का तीखापन खाने की आदत को बदलने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ भेज देती हूँ, क्योंकि उसका पति डॉक्टर है और डॉक्टर के घर में तो वैसे भी उबला हुआ खाना खाते हैं। ना ये वहाँ तीखा बना पाएगी और ना ही खा पाएगी, शायद इसका तीखापन कम हो जाए। सुलोचना अगले दिन अपनी बहू को लेकर अपनी बहन सुमित्रा के घर जाती है और माधुरी को रसोई में चाय बनाने के लिए भेजकर सुमित्रा को सारी बातें बताते हुए बोलती है, दीदी आप मेरी बहू को अपने घर रखेंगे कुछ दिन के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि अगर माधुरी आप लोगों के साथ यहाँ रहेगी
तो शायद तीखा खाना कम कर देगी, क्योंकि जब मिलेगा ही नहीं तो खाएगी क्या? क्या हुआ दीदी, आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? आप मेरी बहू को अपने पास नहीं रखना चाहती क्या? नहीं सुलोचना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, हम सभी फैमिली वाले रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं, कुछ दिन बाद ही आएंगे, तो बहू को ऐसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा है। दीदी ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या परेशान होना। जब आप लोग शादी से वापस आ जाएंगे मैं तब माधुरी को ले आऊंगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। कुछ देर बाद सुलोचना अपनी बहू को लेकर घर पर वापस आ जाती है और 1 महीने के बाद दोबारा लेकर जाती है। उसी बीच उसे अपने रिश्तेदारों से पता चलता है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है, जिसका उसे बहुत बुरा लगता है और वो सुमित्रा को अकेले में ले जाकर बोलती है, दीदी मुझे एक बात नहीं समझ में आई, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप अपनी फैमिली के साथ शादी में जा रही हैं? अगर आपको मेरी बहू को अपने साथ नहीं रखना था तो आप पहले ही मना कर देती। सुलोचना, तुम गलत समझ रही हो। बात ऐसी है, जब तुम अपनी बहू को लेकर आई उस समय मैं बहुत तीखा खाती थी, तो तुम्हारी बहू क्या ही समझती। तो आपने पहले क्यों मना किया? पहले और अब में क्या फर्क है? फर्क ये हुआ कि उस दिन के बाद मैंने तीखा खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे 1 महीने में मेरी आदत छूट गई। अब तो मैं तेरी बहू को भी बोल सकती हूँ कि इतना तीखा खाना अच्छी बात नहीं है। अपनी बहू का तीखा खाना छुड़वाने के लिए सुलोचना अपनी बहू को यहाँ पर छोड़ देती है और 1 महीने के बाद जब वो उसे वापस लेकर अपने घर पर जाती है तो वो पहले से भी ज्यादा तीखा खाना बनाने लगती है और पूछने पर वो सबको बताती है कि उसने अपने साथ साथ उन लोगों को भी तीखा खाना सिखा दिया है। जिसे सुनकर सुलोचना अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है और माधुरी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है।